अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद का इलाका खुरड्यावाला, एक नौ ब्याहता 4 माह कबल शादी करके पिया घर जाने वाली बच्ची अपने वालिदैन के घर आती है और कत्ल हो जाती है। पुलिस कातिलों तक पहुँच तो जाती है, मगर कातिल कौन था, किस बात पे कत्ल हुआ और पुलिस ने कातिलों को कहाँ से कैसे गिरफ्तार किया, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन किराम, टीम मुजरिम कौन आज बात कर रही है थाना खुरड्यावाला के हदूद में पेश आने वाले उस अफसोसनाक वाक़े पे, जहां 3-4 माह कबल शादी करके पिया घर जाने वाली बच्ची अपने वालिदैन के पास आई थी और उसके जालिम शौहर ने वालिदैन के घर आकर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे साथ मकतूला के वालिद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एक बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। अस्सलाम वालेकुम सर जी, अपना नाम दसियो। वालेकुम सलाम। बच्ची का नाम आतकर है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ? मेरा नाम आरह जुएद है। ਅਰੇ ਬਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੂਰੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਟੋਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ? ऐसा मसला को नहीं होया, मैं काम पे था तो मेरे बच्चे घर से बेटा को नहीं है, 6 बेटियां ही हैं। तो इन्हें जालिम ने आन के मेरी बेटी को जदीद मारा और बुरी तरह मारा। लेकिन मैं मरियम नवाज से दरख्वास्त करूँगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरा मदद की जाए और मेरा मसला हल की जाए। बताइएगा कि आपको कभी आपकी बेटी ने ये नहीं बताया था कि वो उधर खुश नहीं है या वो उसको वहाँ पे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मारते हैं? तो आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश नहीं की कि मैंने अपने जिगर का टुकड़ा आपको दिया हुआ है और आप इतना जुल्म क्यों करते? मेरी बेटी इतनी सब्र वाली थी, मैंने उससे कई दफ़ा पूछा बेटा को तंगी हो तो मुझे बताना, लेकिन मरते दम तक उसने कोई मुझे परेशानी नहीं बताई। फिर जिस दिन ये वाक़या हुआ आप काम पे थे? मैं अपने काम पे था। ये बताइएगा कि ये इसमें इसके साथ एक शरीक मुलज़िमा भी है, एक ख़ातून भी इस कत्ल में शामिल है, वो कौन है? वो उसकी मुँह बोली बहन बनी हुई है, मनसा नाम है उसका। ये मुलज़िम की मुँह बोली बहन बनी हुई है? हाँ जी, मुलज़िम की मुँह बोली बहन बनी। मुनज़्ज़ा नाम है? हाँ जी, मुनज़्ज़ा उसका नाम है, लेकिन उसके वालदा भी कह रही है भी मेरी बेटी है। उसने बोला भी जाके अपना 13 अगस्त को मैं लेके आया हूँ, 14 अगस्त मनाई है, 15 अगस्त को आए हैं। मैंने बोला अभी बेटी मेरी बहुत भी अपना नॉर्मल हालत में कमज़ोर है, लेकिन मैं इसको अभी कोई 2-3 दिन रखूँगा, फिर आन के ले जाना। अच्छा, बच्ची प्रेग्नेंट भी थी, उसको कोई बच्चा भी होने वाला था, और इस सूरत हाल में जब बच्ची कमज़ोर होती है तो ज़ाहिर है वालिदैन हैं, वालिदैन के दिल को वो खिंच पड़ती है, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं। तो आपने उसे कहा कि कुछ दिन रहने दो, यहाँ पे रह के ज़रा खाएगी पिएगी, आराम कर लेगी तो इसकी हालत बेहतर हो जाएगी। जी, उसके बाद वो अगले दिन आया, वो शदीद आई है हालत करके चले गया। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। नाज़रीन इकराम, एक वालिद जिसकी बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, वो सीएम पंजाब जो कि ख़ुद भी एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहन है, उनके सामने सरापा सवाल है और उनसे ये गुजारिश कर रहा है कि उसे इंसाफ चाहिए, उसे उसकी बेटी के कातिल को वैसे ही तड़पता हुआ देखना है जैसे उस जालिम दरिंदे ने इनकी बेटी को कत्ल किया। और इनका ये कहना है कि इनकी बेटी ने एक अच्छी बेटी होने का हमेशा हक़ अदा किया, हमेशा जुल्म सहकर भी वालिद तक कंप्लेन नहीं की, और अब वालिदा और बहनों से टीम मुजरिम कौन ज़रूर पूछेगी कि क्या उनकी बेटी ने या उनकी बहन ने अपने ऊपर होने वाले जो जुल्म हैं वो दबे दबे लफ्ज़ों में घर बताए थे या नहीं। नाज़रीन इकराम, थाना खुरड्यावाला की हदूद में कत्ल होने वाली 21-22 साला आतिका की फ़ैमिली के साथ टीम मुजरिम कौन मौजूद है। हमारे साथ वालिदा मौजूद हैं, छोटी बहनें मौजूद हैं। माँ से पूछते हैं कि क्या ऐसा हुआ। माँ जो बेटी की खुशियों पर अपनी ज़िंदगियाँ निछावर कर देती है, माँ जो बेटी की तकलीफ़ पर तड़प उठती है, उसी माँ के घर में उसके दामाद ने उसकी बेटी को कत्ल किया। जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा हुआ कि एक बेटी को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, दसियो की वाकया की होया? वाकया भाई ये होया कि बाद ਉਹਦੇ ਘਰ शादी करा के चले गई ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੁਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਧੀਆਂ
ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਬਰ ਵਾਲੀ। ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਤਕਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲਾ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮਨੱਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਾਵਤ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖੱਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਨੱਜ਼ਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮਨੱਜ਼ਾ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਸੱਸ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਅੰਮੀ ਵੱਡੀ ਦੀ ਉੱਧਰ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। 13 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆਤਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 14 ਅਗਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਲੈਣ ਗਈ ਆ। ਮਨੱਜ਼ਾ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਭੇਜੀ, ਨਾ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ। ਮਨੱਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ, ਆਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਜਾਂ ਆਤਕਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ 13 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮਗਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰ ਆ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। नाज़रीन इकराम, एक माँ का दुख ना कोई लफ्ज़ बयान कर सकते हैं, ना कोई ज़ुबान बता सकती है। एक माँ किस दुखी दिल के साथ अपनी बेटी पर होने वाले मज़ालिम को यहाँ पे बयान कर रही है। और वो माँ जिसके घर में अमन के लिए आई हुई, जिसके घर में रेस्ट करने के लिए आई हुई एक बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कोशिश करते हैं कि वापस गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ें। जी दस्यो। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ। ਕਰੰਟ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਬਰਤਨ ਧਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਟੂਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ 2-3 ਚਪੇੜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਬਰਤਨ ਧੋ ਟੂਟੀ ਦੇ। 8 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਧੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਧੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਤੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਣ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਦਿਨ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮਨੱਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਨੱਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਨੱਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ? ਜਿਹੜੀ ਮਨੱਜ਼ਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਤਲਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਆ। ਸਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨਾ। 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆਤਕਾ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ 2-3 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਤਕਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਛੱਡ ਜਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਆ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪੀਲੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਐ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਆਤਕਾ ਮੇਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮਨੱਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਨੱਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਡਈ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਮਨੱਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਤਕਾ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ਾ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਆਮਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮਨਜ਼ਾ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨਜ਼ਾ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਆਮਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਆਤਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਤਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 11:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਕਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਦੇ ਘਰ ਉਧਰ ਦਾਦੀ ਵੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਤਕਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਤਕਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਤਕਾ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਆਂਦਾ ਆਂਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਆਂਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਿੱਦਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਆਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੜਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੂਰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਆ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਚੰਗੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਗਾ ਜਾਣਾ। ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਲਾਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਦੇਗੀ ਤੇ ਆਲਾ ਫੜ ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਤਨਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਨ ਚਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਤਕਾ ਨੇ ਨਾਨ ਚਣੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਨ ਚਣੇ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੋਨੇ ਘਰ ਆ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਅੰਮੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਘਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਰਾ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਜਰਾ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਆਪੀ ਮੰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਆਈ ਅੰਮੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਭੈਣਾਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਈ ਬੂਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਆਂਟੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਈ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਪੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਗਈ। ਮੰਮਾ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੰਮਾ ਆਏ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਸਟਲ ਕਰਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਦੋਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਫੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਦੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਰਫੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਮਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਗੇਟ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਲੱਗੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਂਟੀ ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਜੇ। ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ। ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗਿਲਟੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਲਈ ਆ ਪਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਆ ਦੋਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਝ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਆਣ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਮੌਤ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਐਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਬੇਟੀ ਨਾ ਵੇਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾ ਵੇਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਦਰਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਸ नहीं आया। नाज़रीन इकराम, ये जुल्म की कहानी जो हमने लवाहिकीन से माँ की और बहन की ज़ुबानी आप तक पहुँचाई, और यकीनन मुझ समेत तमाम देखने वाले इस बात पे अफसरदा होंगे कि माँ बाप जो अपनी तमाम उम्र की जमा पूंजी अपनी बेटियों की खुशियों पे लगा देते हैं, ये माँ बाप जिन्होंने कर्ज़ उठाकर अपनी बेटी की खुशियों के लिए उसकी शादी की, उसे उसके हस्बैंड के हवाले किया, और उसने तकरीबन 2 माह के बाद उस बेटी के साथ तशद्दुद और दरिंदगी शुरू कर दी। और एक तीसरी औरत जो इसमें साथ शरीक मुल्ज़मा है, उसने इस घर को उजाड़ने में, इस घर को बर्बाद करने में अपना पूरा किरदार अदा किया। ये ख़ानदान नाज़रीन इकराम आला हुकाम से, अरबाब इख्तियार से, CM पंजाब से, IG पंजाब से दस्त बदस्ता ये इल्तिमास करता है कि इन्हें फ़ौरी और जल्द इंसाफ फराहम किया जाए ताकि इनके रिश्ते हुए ज़ख्मों पर मरहम लगाए। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद के थाना खुरड़ियावाला की हदूद में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरे इलाके की फ़िज़ा को सोगवार कर दिया। 4-5 माह कबल शादी करके पिया घर जाने वाली आतिका, जिसकी उम्र 21-22 साल थी, वो अपने शौहर के हाथों अक्सर तशद्दुद का निशाना बनती। अपने वालिदैन की तरफ आई हुई आतिका के पीछे उसका शौहर आता है और उसे ज़बरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश करता है। उसके साथ एक खातून भी होती है जो मुबैना तौर पर हमारे ज़रा ये बताते हैं कि वो खातून है जो इस घर को आग लगाने की सबसे बड़ी ज़िम्मेदार है। मुनज़्ज़ा नामी ये खातून आमिर के साथ, यानी उस मकतूला के हस्बैंड के साथ घर आती है, और ये लोग ज़बरदस्ती उस खातून को साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मुल्ज़िम जो है वो पिस्टल निकाल कर फायर करता है, जो फायर नहीं हो पाता, लेकिन उसे इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाता है कि ये मकतूला अस्पताल में जाकर दम तोड़ देती है। मेरे साथ मौके के कुछ चश्मदीद गवाह मौजूद हैं जो उस मकतूला के चचा भी हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन, क्या देखा इन्होंने, और ऐसा क्या हुआ कि एक नौजवान बच्ची 21-22 साल जिसकी अभी शादी को 4-5 माह हुए थे, वो अपनी जान से गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद जाफर। जाफर भाई, की होया है असल च की मसला की बने? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਵਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, 1-2 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਫੇਰ ਘੱਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਨ ਚਣੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਗਰੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਂ ਟੋਰ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਕਤੂਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ।
ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਮੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੱਥ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਫਾ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਕੌਣ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਮੁਨੱਜ਼ਾ। ਇਹ ਮੁਨੱਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਮਰ ਦੇ ਘਰ ਇਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੱਸੇ ਭੱਜਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁੜਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਤੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਬੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨੂੰਹ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਮੱਚੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਔਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੋਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਮਕਤੂਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ, ਕੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਟਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜੁਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1122 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਮ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੂ ਵੀ ਹੋ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਖੇਲੀ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਗੋਦੀਆਂ ਖੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ। ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਇਹਦਾ। ਇਹਨੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਔਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ नहीं सी है। नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू सुनी आपने, यानी शाहिदीन की, और इनका ये कहना था कि मुलजिम इतना शातिर था कि उसने बाकायदा प्लान करके घर में आया। उसके साथ मुज़्ज़ा नामी खातून थी। अपनी सास को बाहर भेजने के लिए उसने बहाना तलाश किया कि मुझे नाश्ता करना है, नान चने ला कर दो। जब उसकी सास वहाँ से निकल गई तो उसने दरवाज़ा अंदर से बंद करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया अपनी बेगम को, और उसके बाद वो पिस्टल लहराता हुआ, धमकियाँ देता हुआ वहाँ से फ़रार हो गया। इनका ये कहना है कि इन्हें अपने इदारों पे, अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पे पूरा भरोसा है कि इन्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इकराम, डोमेस्टिक वायलेंस के बढ़ते हुए केसेस ख़तरनाक हद तक मुतशद्दद रवैयों पे आ चुके हैं। फैसलाबाद में थाना खुड़ियावाला की हदूद में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जहाँ पे शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस की जानिब से ख़वातीन को एम्पावर किए जाने के दावे भी किए जाते हैं। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं। बहुत से प्लेटफार्म्स ऐसे हैं जिस तरह से ऑनलाइन कंप्लेन आप कर सकती हैं। आपके लिए ख़वातीन वेमेन पुलिस स्टेशन अलग है, उसके बावजूद यहाँ जहालत कह लीजिए, अवेयरनेस की कमी कह लीजिए कि इस तरह के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे। टीम मुजरिम कौन आज थाना खुड़ियावाला में मौजूद है और हमारे साथ सब इंस्पेक्टर शब्बीर हुसैन मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना खुड़ियावाला के। शब्बीर भाई से जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था, ये क्या वाक़या है, कैसे रिपोर्ट हुआ और फिर मुलजिम तक रसाई पुलिस की कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा ये क्या माजरा है, आप तक कैसे रिपोर्ट हुआ और फिर फर्दर डेवलपमेंट्स कैसे हुए? मुलजिम आमर की 6 माह कबल आतका से शादी हुई थी और शादी के फ़ौरन बाद इनके जो तल्लुकात थे उनमें बगाड़ आना शुरू हो गया। इनका बताना है कि ये तशद्दुद भी करता रहा है, मारता पीटता था, जिसकी वजह से आतका अपने घर अपने वालिदैन के पास आ जाती थी। तो बार बार पहले भी ऐसा होता रहा, मोअज़्ज़िज़ीन इनकी सुलह करवाते रहे, लेकिन वक़ुआ के दिन इसने घर आके आतका को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की। उसके इनकार करने पर इसने उस पर तशद्दुद किया और तशद्दुद करके मजरूब कर दिया। तो उसके बाद मजरूबा जो है अलाइड हॉस्पिटल में जाके उनकी डेथ हो गई वहाँ पे। तो बाद में हमने मुलज़िम को मुख्तलिफ़ टेक्निकल ज़रा से गिरफ़्तार कर लिया है और इंशाल्लाह इसको करार वाक़ई सज़ा दिलाई जाएगी।
शब्बीर भाई, इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात जो हैं उनमें कमी आने की बजाय इजाफ़ा होता जा रहा है। हम रोज़ाना देखते हैं ज़रा फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट भर में टीम मुजरिम कौन ने बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट किए जिसमें बदकिस्मती से डोमेस्टिक वायलेंस का उनसर शामिल था। ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस केस में भी तशद्दुद किया गया और इस हद तक किया गया कि खातून की जान चलेगी। क्या आप समझते हैं कि इन बढ़ते हुए वाक़यात की वजह क्या है? क्या ख़वातीन अपने लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाती, कानून का रास्ता नहीं अपनाती, या फिर पेरेंट्स जो हैं उनका भी उतना ही कसूर है कि वो इज़्ज़त के डर से तीदा घर बच्चे वाला एक जो फ़िक्रा होता है उसको लेके चलते हुए वो खामोश रहते हैं, और ये जो खामोशी है ये गफलत में बदलती है और यही गफलत आगे जाके खून खराबे का बायस बनती है। तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा आखिर पे। तो इसके हवाले से पंजाब हुकूमत ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े अच्छे कवानीन बनाए हैं। इसके अलावा पुलिस भी बहुत प्रोएक्टिव है। हमारे अफसरान, CPO साहब, SP साहब, DSP साहब, सबकी वाज़ेह हदायत हैं कि ख़वातीन के हवाले से जो है वो तशद्दुद, हरासमेंट, किसी भी चीज़ के फ़ौरन कार्रवाई उस पर करनी है। तो इसके जो पुलिस को जो रिपोर्ट होता है उस पर तो मुकम्मल कार्रवाई की जाती है, लेकिन आपकी वो आखिरी बात ठीक है कि लोग जो है रिपोर्ट नहीं करते। ज़्यादातर चीज़ें चूँकि अपने घर में ही हल करने की कोशिश करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तशद्दुद तक पहुँच कर इस तरह के वकूए फिर हो जाते हैं। ऐसे वाक़यात में फिर जो मुल्ज़िमान हैं उनको भी हम अक्सर देखते हैं। टेंडेंसी हमारी सोसाइटी की ये है कि ये लोग कोई मैक्सिमम साल 2 साल के बाद इन्हीं गलियों बाज़ारों में फिरते हुए नज़र आते हैं। कहाँ पे लूप होल होता है, हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा है, या फिर मुद्दई थक जाते हैं, या फिर क्या ऐसा होता है, क्या कोई मसलियत आड़े आ जाती है, सोशल प्रेशर होता है कि चलो जी जो होना सी हो गया हुण माफ़ कर दो। लाइक पुलिस इस तरह के केसेस में अपना काम पूरा करती है। अब ये मुलज़िम फ़रार हुआ, आप लोगों की दौड़ लगी रही, आप लोगों की टीम ने वर्क किया, आप लोगों ने कैमरा जांच चेक किए होंगे, ज़ाहिर है उसका CDR एनालिसिस किया होगा, जो दस्तयाब वसाइल थे आप लोगों ने तमाम काम किया। पुलिस मेहनत करती है, मुलज़िम को पकड़ती है, चालान कर दिया जाता है। ऐसा क्या होता है कि इस तरह के जो दरिंदे हैं, इस तरह के जो मुलज़िम हैं, वो बजाय जेल में रहने के, अपनी सज़ा काटने के, किसी भी तरीके से जो है वापस बाहर आ जाते हैं? बिल्कुल, बहुत से मुल्ज़मान को चालान किया जाता है, एविडेंसेस इकट्ठी की जाती हैं और अदालत में ट्रायल भी होता है और उनमें मुल्ज़मान सज़ा की हद तक पहुंचते भी हैं। लेकिन हमारे सोसाइटी में सोशल प्रेशर्स हैं, कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं कि लोग आपस में बैठ के मामलात को आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद कानून नाफिज करने वाले अदारे अपना रोल अदा करते हैं, अदालतें भी अपना रोल अदा कर रही हैं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में ये एक सुलह हो जाती है और मामलात जो है ख़त्म हो जाते हैं। शब्बीर भाई, मुझे बताइएगा, इस केस में अगर खातून को डे 1 से या शादी के फ़ौरन बाद से तशद्दुद का सामना था, और अगर वो कानून का दरवाज़ा खटखटाती, अगर वो पुलिस से रुजू करती, तो क्या ये मुमकिन था कि पुलिस उसकी पूरी हेल्प करती, उसके हस्बैंड को बुलाती, उनके दरमियान पैचअप होना था, पैचअप हो जाता, अगर उसको कम अज़ कम इतनी उसको कॉन्फिडेंस ज़रूर देती पुलिस कि अगर तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती हो तो तुम्हारे पास शरई और कानूनी दोनों रास्ते मौजूद हैं? बिल्कुल ऐसा ही, ये सबके लिए ये मैसेज है कि अगर ऐसा कोई मामला होता है तो उसे घर में हल करने की बजाय, अगर वो हल नहीं हो रहा तो पुलिस को रिपोर्ट किया जाए। तो पुलिस उसके हवाले से तमाम कानूनी इक़दाम उठाती है, उससे फिर चीज़ें काफ़ी बेहतर रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। तो इस तरह के वाक़यात को जो रोका जा सकता है। लोग डरते भी तो हैं, पुलिस स्टेशन का रुख करने से लोग अभी भी डरते हैं। क्या वजह है? हम अभी तक अपना एतमाद बहाल क्यों नहीं कर पाए? हज़ारों प्लेटफॉर्म्स पे कैंपेन की जाती है गुज़श्ता कुछ अरसे से, ख़ास तौर पे गुज़श्ता IG ने जब अनाउंस किया कि अब पुलिस नहीं बल्कि कम्युनिटी पुलिसिंग की जानिब हम शिफ्ट हो गए हैं, थानों का कल्चर बदल चुका है, अब पैटर्न चेंज हो चुका है, उसके बावजूद लोग अभी तक अपना मसला पुलिस तक लाते हुए क्यों घबराते हैं? आप क्या समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? अभी काफ़ी कैंपेन्स आपने जैसे बताया कि चली हैं और पुलिस पे लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे अफसरान इसके हवाले से डे बाई डे इक़दाम करते हैं। पंजाब हुकूमत का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ जो है ख़त्म होगी मुकम्मल तौर पर और लोग पुलिस पर मुकम्मल एतमाद करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस का अगर किसी खातून को सामना है, वो क्या ऐसा करे कि उसकी बचत हो जाए और नौबत यहाँ तक कत्ल व गारतगरी तक ना पहुँचे? फ़ौरन 15 पे इतला दी जाए और पुलिस मौके पे आएगी, उसके बाद अपनी दरख्वास्त देकर अपना मुकदमे का अंदराज करवाया जाए और पुलिस पे एतमाद किया जाए। लोग जो है वो पुलिस पे एतमाद करेंगे तो इसी तरह के जो वाक़यात हैं वो मज़ीद कम हो जाएंगे। सिर्फ 15 शब्बीर भाई प्लेटफार्म है, या हमने तो सुना
गवर्नमेंट के दावे देखे कि हमने देखा कि अभी तो वुमेन वो वर्चुअल पुलिस स्टेशंस जो हैं, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशंस हैं, वो तो खातून की दाद रसी के लिए घर तक जाती है। हमने सुना कि पुलिस स्टेशन में वो खुद अगर वाकिन के तौर पे आती है तो वहाँ पे उसकी बात सुनने के लिए वो ख़वातीन मौजूद हैं। वुमेन पुलिस स्टेशन है, ऐसे बहुत सारे, ऑनलाइन भी वो अपनी कंप्लेन कर सकती है। तो क्या वो ऐसा तरीका हम अपनाएं कि हम अपनी देखने वाली माओं, बहनों, बेटियों को, अपनी ख़वातीन को ये कॉन्फिडेंस दिला सकें कि आपका काम है सिर्फ कानून का दरवाज़ा खटखटाना, यू जस्ट हैव टू नॉक। आप दरवाज़ा खटखटाएंगी तो कानून आपकी हेल्प के लिए, कानून नाफिज करने वाले इदारे आपकी हेल्प के लिए खड़े हों। बिल्कुल आपने सही कहा, काफ़ी मल्टीपल फोरम्स जो मौजूद हैं इस वक्त पंजाब हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से मुहैया किए गए हैं। उन फोरम्स पे जो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई जाए और पुलिस फ़ौरन उस पर कार्रवाई करती है। शब्बीर भाई, इस केस में जैसे पुलिस ने मेहनत की, जिस तरह से टेक्निकल वसाइल को यूज़ किया गया, ज़ाहिर है पुलिस के बैकअप के लिए आपकी पूरी टेक्निकल टीम आपके बैक एंड पे होती है। दूसरा, सेफ सिटी ने आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर दिया है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे, रिपोर्ट किए, जिसमें सेफ सिटी कैमरा जाज की मदद से मुल्ज़िमान को बैक ट्रैक या फॉरवर्ड ट्रैक किया गया और अरेस्ट किया गया। आजकल फैसलाबाद पुलिस की एक स्पेशल कैंपेन चल रही है जिसमें पूरे शहर को सेफ़ बनाने के लिए, कैमरों के लिए, कैमरा जाज की तनसीब के लिए इनकरेज किया जा रहा है। ख़ास तौर पे CPO फैसलाबाद ने जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, फ्यूल स्टेशंस, जो कबाड़ी स्क्रैप वाले हैं उनको जो है, और केबल वाले, इनको कहा कि या इन पे 100% इंस्टॉल होना चाहिए और बाकायदा एक SOP जारी की गई कि आप 5 मेगापिक्सल एंड अबव का कैमरा लगाएंगे, नाइट विजन होना चाहिए। क्या समझते हैं आपके किस हद तक ये कैंपेन मौसर है, लोग किस हद तक कोऑपरेट कर रहे हैं और कितना अभी काम होना है इस पे बाकी? जी बिल्कुल आपने सही बताया कि CPO साहब की तरफ से ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे अफसरान जो है, हमारे SP साहब, DSP साहब, इस पे मीटिंग्स होती हैं हर 2 दिन बाद और मुख्तलिफ़ जगह पे प्राइवेट कैमरे लगवाए जा रहे हैं और उसके अलावा जो पहले से लगे हुए कैमरे हैं वो ख़राब हैं, उनको ठीक करवा के उनको जो है वो एक्टिव बनाया जा रहा है ताकि मुजरमान को पकड़ने में उनको आसानी हो। और इसके अलावा CPO साहब इसके हवाले से बहुत कंसर्न है और हर 2 दिन बाद मीटिंग कर रहे हैं इसके हवाले से। और कबाड़ी जो है, स्क्रैप डीलर, उनके हवाले से भी आपने जैसे बताया है कि इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और पुलिस, फैसलाबाद पुलिस बहुत एक्टिवली इस पे काम कर रही है। भाई, हमने देखा कि जब से आपने ये कबाड़ वालों को कहना शुरू किया है, तब से छोटी चोरी की वारदातों में नुमायाँ कमी आई है। शायद ये जो नशे के आदी अफराद थे जो छोटी चोरियां करते थे, किसी का पंप खोल लिया, किसी की तार उड़ा ली, शायद अब वो उधर का रुख करते हुए डरते हैं। शायद उन्हें पता है कि अब हमें वहाँ पे अकोमोडेट नहीं किया जाएगा। सेकंड, ये बताइएगा, ज़ाहिर है आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, आपको तफ्तीश के सिलसिले में विज़िट करना पड़ता होगा। लोगों का रवैया बताइए कि जब आप किसी के प्राइवेट कैमरा जाज के लिए किसी घर का, किसी की दुकान का रुख करते हैं, किस हद तक लोग कोऑपरेट करते हैं और किस हद तक बहानेबाजी से भी काम लिया जाता है कि जी मेरा तो DVR ख़राब है, मेरी तो हार्ड उड़ गई, मेरी LCD ख़राब है। ये अक्सर पुलिस ऑफिसर को हमने देखा कंप्लेन करते हुए कि 20-25% लोग अभी भी बहाना बना जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि किस हद तक प्राइवेट कैमरा जब चेक करने जाते हैं आप लोग तो कोऑपरेट करते हैं? प्राइवेट कैमरों के हवाले से इसमें पब्लिक वेलफेयर का एलिमेंट है बहुत बड़ा कि इससे लोगों का अपना फ़ायदा है कि कोई भी जुर्म होता है, अगर प्राइवेट कैमरे से हेल्प ली जाती है और मुजरमान पकड़े जाते हैं, तो इसमें हमें इसी थाने में हमने मुख्तलिफ मुकदमात में ऐसे मुजरमान पकड़े हैं, कत्ल के मुकदमात में भी, जिनमें हमने प्राइवेट कैमरा से भी हेल्प ली है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे CPO साहब की तरफ से इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हर 2 दिन बाद इसी मौजू पे मीटिंग होती है और काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं और मज़ीद बेहतर होने की इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि जो टारगेट एक सेट है कि बहुत जल्द इस शहर को मुकम्मल महफूज बनाया जाएगा, उस पर आप लोग भी काम कर रहे हैं और लोग कोऑपरेट कर रहे हैं आपके? जी बिल्कुल, पुलिस इस पे मुकम्मल अपना काम कर रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला से जराइम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इसके आपको बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर शब्बीर हुसैन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना खुरड़ियावाला, हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह मैके आई हुई एक लड़की को उसका हस्बैंड, जो पहले भी मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाता था, वो लेने के लिए आया, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और वहीं तशद्दुद का निशाना बनाया। इस कदर तशद्दुद किया गया कि उस खातून की हालत गैर हुई, उसे अस्पताल पहुंचाया गया जहां वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने अपनी मेहनत और पेशा वराना महारत से उस मफरूर मुलजिम को न सिर्फ ट्रेस आउट किया बल्कि गिरफ्तार करके पाबंद सलासल भी किया।
नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन मौजूद है SDPO सर्कल खुर्डियावाला राना मजहरुल हक के साथ, और आज जिस केस पे हम बात कर रहे हैं वो भी डोमेस्टिक वायलेंस की एक बदतरीन मिसाल है। एक खातून जिसकी 4-5 माह कबल शादी हुई, वो अपने मैके आई हुई है और शौहर उसे ज़बरदस्ती साथ ले जाना चाहता है। वहीं पे इनकी लड़ाई होती है और शौहर खातून को कत्ल करके फ़रार हो जाता है। राना साहब से पूछते हैं कि पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है और फिर फर्दर डेवलपमेंट्स कैसे हुए। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा ये क्या माजरा है, कैसे रिपोर्ट कैसे हुआ पुलिस को और फिर कैसे इस पे फर्दर प्रोसीडिंग्स हुए? जी, रेस्क्यू 15 के ज़रिए हमें ये इतला मिलती है कि ये वकूआ हुआ है, तो फौरी तौर पर पुलिस रिस्पॉन्ड करती है और मौका पर SHO ज़बान और सब अफसरान जो हैं वो मौका पर पहुंचते हैं, तो उसकी FIR दी जाती है। FIR होने के बाद मुल्ज़म को जो है वो ट्रेस किया जाता है। ट्रेस करने के बाद उसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है। तो ये आम रूटीन में हमारे मुआशरे का ये हिस्सा है। ये जो अब तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अदम बर्दाश्त है। अदम बर्दाश्त की वजह से ये मामले हो रहे हैं। तो अवामुन्नास से ये हमारी गुजारिश है कि सब्र और तहम्मुल से काम लें। घरेलू घरों में झगड़े हो जाते हैं, मगर इसमें ये नहीं है कि आप इसको इस इंतहा पर ले जाएं। राना साहब, हमने वेमेन एम्पावरमेंट की बात की, हमने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, और नो डाउट हमने गुज़श्ता कुछ अरसे में फैसलाबाद पुलिस को सख्ती से इस बात पे कारबंद देखा कि हमने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को इंश्योर करना है। क्या समझते हैं आपके, अभी क्या वजह है कि हमारी ख़वातीन अभी भी कानून नाफिज करने वाले इदारों से रुजू करते हुए घबराती हैं, डरती हैं, हेजिटेट करती हैं? हालांकि फैसलाबाद पुलिस ख़ास तौर पे मैं कहूँगा, क्योंकि हमने ख़ुद कवर किया, हमने ख़ुद तमाम प्लेटफार्म्स लोगों को बताए कि आपके पास बहुत सारे प्लेटफार्म्स अवेलेबल हैं। अगर आपका इस्तेहसाल हो रहा है, अगर आप समझती हैं कि आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, चाहे वो आपका ब्लड रिलेटिव ही क्यों नहीं है, तो आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास जा सकती हैं। क्या वजह है? क्या हमारे रूरल एरियाज़ में इस तरह की अभी है टेंडेंसी कि लोग घबराते हैं, या अर्बन एरियाज़ में भी ऐसे ही है? क्या ऐसा हम करें कि ख़वातीन को ये एतमाद मिल जाए कि हम अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास, पुलिस के पास जाएंगी तो हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है जी। अभी फौरी तौर पर जो ही हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है, जो उसके फौरी कार्रवाई की जाती है, और ख़ास कर औरतों के जो मामलात हैं उसमें हम फौरी रिस्पॉन्ड करते हैं और उसकी जो कार्रवाई बनती है वो करते हैं। हमने देखा नेवर अगेन का मोटो लिया CM पंजाब ने, IG पंजाब ने इस विज़न को आगे बढ़ाया। और हम फैसलाबाद की अगर बात करें तो RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद को हमने देखा कि वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं। ख़वातीन के मामले में वो इतने सेंसिटिव हैं कि वो कहते हैं कि हमारी माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़त पे कोई हर्फ आए या उन्हें कुछ थ्रेट करे तो हम उसे किसी सूरत भी स्पेयर नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी टेक्निकल वसाइल की सर बात हो रही थी। फैसलाबाद पुलिस की आजकल एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन है और ये भी क्रेडिट फैसलाबाद पुलिस को जाता है। हमने पंजाब में देखा, सबसे पहले ये इनिशिएटिव फैसलाबाद पुलिस ने लिया सेफ़ सिटी को मज़ीद सेफ़ बनाने का। अब हम कह सकते हैं कि ये सेफ़ से सेफ़र की तरफ जा रहे हैं। फैसलाबाद पुलिस एक कैंपेन लॉन्च कर रही है कि कैमरा जात जो बड़े स्टोर्स हैं, जो फ्यूल स्टेशंस हैं, जो स्क्रैप डीलर्स हैं, ये कबाड़िया जिसे हम कहते हैं, केबल ऑपरेटर्स जो हैं, और दो कमांड हैं, चेन ऑफ कमांड है, दोनों की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सेम पेज पे हैं। RPO फैसलाबाद कहते हैं कि मैं इसको गली मोहल्लों तक लेके जाऊंगा। CPO फैसलाबाद कहते हैं कि मैं अपनी हर सड़क, हर कूचे को महफूज बनाऊंगा। कैमरा जात की इंस्टॉलेशन के सिलसिले में बताइएगा कि इस सर्कल में हमारे में क्या पोजीशन है, लोग किस हद तक कोऑपरेट कर रहे हैं और कितना काम अभी होना बाकी है? जी, CPO साहब की हिदायत के मुताबिक हमारे जो जितने भी पेट्रोल पंप थे तमाम पर हमने कैमरा जा जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। सर्कल खुर्डियावाला में जितने फ्यूल स्टेशन हैं वो 100% हो 100% हो चुके ये बहुत ज़बरदस्त है। हम इस सिलसिले में कुछ चौथा या पाँचवां प्रोग्राम कर रहे हैं और 100% की खुर्डियावाला से पहली दफ़ा जो है वो आवाज़ आई, वरना कहीं 90% था, 95% था। और ये तो आपको, आपकी टीम को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि आपने चंद दिनों के अंदर इसको इंश्योर करवा। और इनके अलावा हमारे जो स्क्रैप डीलर हैं, CPO साहब की हिदायत के मुताबिक स्क्रैप डीलर जितने भी हमारे पास हमारे इस एरिया में, हमारे सर्कल में हैं, तमाम स्क्रैप डीलर के पास भी हमने डबल कैमरे लगवाए हैं
اور جو بھی وہاں پر چیز کو آ رہی ہے بک رہی ہے اس کا پورا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے اور وہ ہم اس کی ریکارڈنگ کو چیک کرتے ہیں. سر آپ پرسنلی سمجھتے ہیں کہ یہ اسکریپ ڈیلرز کا بہت اچھا انیشیٹو تھا اور اس سے جو چھوٹے پیمانے کی چوری تھی, جو ڈرگ ایڈکٹ لوگ, نشے کے عادی افراد جو کسی کا پمپ کھول لیا, کسی کی تار چوری کر لی, اس طرح کے واقعات میں کیا کمی آئی ہے جب سے یہ اسکریپ ڈیلرز کو ہم نے انڈر سرویلنس رکھا ہے؟ جی ایسے ہی ہے. یہ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ایسی کمپلینٹ آتی ہے تو ہم فوری طور پر جا کر ان کیمروں کے ذریعے وہ ان کا ریکارڈ چیک کرتے ہیں. ان کا جو ڈی وی آر پڑا لگا ہوا ہے, یہ ڈی وی آر کے تھرو ہم ان کا ریکارڈنگ چیک کر لیتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پاس کون کون سے بندے آ رہے ہیں, کس قسم کا مال آ رہا ہے, ناجائز آ رہا ہے یا غلط آ رہا ہے, تو اس کا ہمیں اپنی بھی سر سیفٹی ہے. قطع کلامی کی معافی چاہوں گا. ایک ان کی اپنی سیفٹی ہے. ہمارے ہاں بہت سارے اسکریپ ڈیلرز نے پولیس کو جو ہے وہ بلیم کرنا شروع کر دیا کہ جی ہمیں ناجائز تنگ کیا جاتا ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جب ان کے پاس کیمرہ لگ جائیں گے تو ان کی اپنی سیفٹی بھی ہے, تو ان کے پاس پروف ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ میرے پورے ہفتے کی کارروائی ہے, میرے پاس یہ شخص نہ آیا, نہ اس نے مجھے کچھ دیا, نہ میں نے اس سے کچھ لیا, تو یہ تو پبلک سیفٹی کے علاوہ ان کی اپنی بھی سیفٹی ہے. جی ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. جب وہ بندہ جو ہمیں چور ہم پکڑتے ہیں مثال کے طور پر, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں یہ جو اسکریپ ڈیلر ہے اس کو کوئی چیز بیچی ہے, تو ہم کس وقت بیچی ہے وہ انکشاف کرے گا یا بتائے گا دوران انٹیروگیشن, تو پھر ہم اسی کے مطابق اس کے انکشاف کے مطابق ان کے کیمرے چیک کر لیں گے, اور اگر وہ نہیں بیچی ہوگی تو پھر وہ خود بخود وہ بھی سیف رہے گا. سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, ایس ڈی پی او سرکل کھرڈیا والا رانا مظہر الحق ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح پولیس کو 15 کے ذریعے ایک انسیڈنٹ کی کال موصول ہوتی ہے, پولیس پہنچتی ہے, ملزم فرار ہو چکا ہوتا ہے, اس کے بعد پولیس پارٹیز کو ترتیب دیا جاتا ہے اور پولیس اپنے تمام تر دستیاب وسائل کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ملزم کو ٹیکنیکل وسائل کی مدد سے گرفتار کرتی ہے. پابند سلاسل ہے, اس کے خلاف اب تمام ایویڈنسز کو پروڈیوس کیا جائے گا تاکہ اسے اس کے کیے کی سزا دلوائی جا سکے. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا اور جانا ہے کہ کیسے ایک نو بیاہتا دلہن کو اس کے میکے میں آ کر ایک ظالم شوہر نے قتل کیا. پولیس نے ملزم کو اریسٹ تو کر لیا, شریک ملزمہ کو بھی اریسٹ کرنے کے لیے پولیس کا تحرک جاری ہے, لیکن ناظرین کرام ٹیم مجرم کون اپنے ناظرین سے پوچھتی ہے کہ آخر کب تک ہماری بیٹیوں کا استحصال جاری رہے گا, کب ہم اپنی بیٹیوں کو اتنا کانفیڈنس دیں گے کہ وہ بول سکیں, وہ اپنے حق کی خاطر آواز اٹھا سکیں. خدا را اپنی بیٹیوں کو اتنی جرت, اتنی دلیری ضرور دیجئے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے تمام مظالم کو آپ تک, ہم تک کھل کر پہنچا سکیں. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجئے اجازت. اللہ حافظ.